गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल ये आखिरी सेंटेंस बताइए, हम क्या कर रहे थे? ये कानौर में बच्चे नहीं आए, कहाँ है वो सब? सर कम है बच्चे मतलब वो आ नहीं रहे वो? एक लड़की और आ जाएगी बस अभी। हेलो। हेलो। कल से ना 10:30 बजे के बाद ना किसी को अलाउ नहीं होगा, आप बता दीजिएगा। ठीक है ना? कि अगर जिस वक्त क्लास शुरू हो गई मैं उसके बाद किसी को अलाउ नहीं करूंगा क्लास में बैठने को। ठीक है सर। ठीक है यस ना? आप सर। उनको सबको बता दीजिएगा कि फिर वो क्लास के बाहर ही रहें। हाँ सर, सही है। ओके। कल क्या कर रहे थे हम लोग? ये मुझे लास्ट सेंटेंस बताइए। सर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिर से बताओ ना। अभी राम मैंने गेव। अभी बताया ही नहीं है। ठीक है? सर कल बताया था एक बार। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया था, मैंने सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है? बताने वाला आज ही था। तो आप मुझे आखिरी का सेंटेंस बताएं कि कल हमने क्या किया था, क्योंकि जिस चीज पे मैंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया था वो कौन सा सेंटेंस था? राम गेव मी अ गिफ्ट। राम गेव मी अ गिफ्ट। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन मैं दे दूं। जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं अगर मैंने किसी को भी हंसते हुए देख लिया तो मैं अपना मार्कर रख दूंगा और क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है? तो इस बात को जरा सा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझाते वक्त पीछे बात मत करना कोई। राम गेव मी अ गिफ्ट। अब आप यहां देखिए ध्यान से। कल जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था वो किया था कि मी जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं ऑब्जेक्ट वन मान लेता हूं। गिफ्ट जो है ये मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, इसे मैं ऑब्जेक्ट टू मान लेता हूं। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट जो है जब भी, इससे पहले आपने जितने सेंटेंस किए होंगे, ठीक है, मोस्टली उन सब में कोई एक ही ऑब्जेक्ट आया होगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, दो भी आया होगा, बट यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आ सकता है, दो भी आ सकता है आपके सेंटेंस में। ठीक है? तो जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं उनके नाम है। एक ऑब्जेक्ट, एक तरह के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं वस्तु को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इंसानों को। मिट्टी। ठीक है? व्यक्ति। जब भी लिविंग बीइंग, इन लिविंग बीइंग की बात, जीवित प्राणी की बात की जाएगी वो इनडायरेक्ट। ठीक है? और वस्तु की बात की जाएगी तो यहां पे डायरेक्ट। ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट इतना समझने में? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, पहले इतना समझ लो, बताओ। इतना समझ में आ गया? जी सर। अभी कल मैंने एक सवाल पूछा था तुम लोगों से कि कभी ये सोचा कि ये अगर इधर आया और ये इधर आया, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? सोचो और बताओ। ऐसा आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें हम उल्टा कर सकते हैं? तो प्लीज बताइए। नहीं आ रहा? क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर? ऐसा कुछ करेंगे? करके दिखाओ जरा, बोलो, कोई बोलो। राम गेव, और मुझे इसको इधर लिखना है, तो कितना गिफ्ट दिया है मेरे को? एक गिफ्ट दिया है। तो मैं ये लिख सकता हूं, राम गेव अ गिफ्ट। राम गेव अ गिफ्ट। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने गिफ्ट का प्रयोग कर दिया पहले।
सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेरा वर्ब हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा सेंटेंस वैसे भी पूरा है। मुद्दा ये है कि मुझे इस मी को भी लगाना है, और मी को अब बाद में लगाना है। तो जब भी मी बाद में लगेगा तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन। क्या आपने ये शब्द सुना है, प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन जो है जोड़ने के काम में आता है, रिलेशन बताने के, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, रिलेशन बताने के काम में आता है। ठीक है, ये जोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। ये रिलेशन बताता है दो चीजों के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। जैसे सीमा इज सिटिंग, सीमा बैठी है, और दूसरा है चेयर। अब सीमा बैठी तो है, अब सीमा कहां बैठी है? कुर्सी पे बैठी है। तो ये सीमा को बैठने से, इन तीनों को, सीमा, बैठना और चेयर, ये शब्द जोड़ता है। सीमा इज सिटिंग ऑन द या ऑन अ चेयर। ठीक है, सीमा इज सिटिंग ऑन द या ऑन अ चेयर। तो ये ऑन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये प्रीपोजिशन इसलिए बताया क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ही आप इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर। ठीक है, तो यहां पे राम गेव अ गिफ्ट टू मी। अब ये जो टू है, ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, वो जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो और ध्यान से पढ़ेंगे क्या है, ये तो मैंने सिर्फ आपको यहां समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो जब भी आपका ये इधर और ये इधर आएगा तो इसके आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जिसमें टू हो सकता है, जिसमें फॉर हो सकता है, जिसमें ऑफ हो सकता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? माइक ऑन करो और बताओ, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। यस सर। सर आ गई। आ गई? पक्का? चलो, तो एक एक चीज बता दो मेरे को। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लिखिए सभी इसको, पहले पहले इस सेंटेंस को लिखिए। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लिखिए सर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी ध्यान दीजिए, लिख लिया हो तो। ये मी यहां लगा है, ठीक है, और ये ग्लास यहां लगा है। अब मुझे चाहिए कि ये इधर आए और मी अंत में रहे। तो मैंने आपको क्या कहा, उसके लिए आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा। प्रीपोजिशन में आप टू, फॉर और ऑफ, इन्हीं तीनों का प्रयोग करेंगे। अब आपको मैंने ये तक बता दिया किसका प्रयोग करना है। अब इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके मी को उधर ले जाइए और ग्लास ऑफ वाटर को इधर ले आइए। फटाफट कीजिए तो, जल्दी।
कर लिया? जी सर। क्या लिखा बताइए, जिसने भी लिखा है बताइए। प्लीज गेट ग्लास ऑफ वाटर टू मी। प्लीज गेट गेट अ ग्लास। ग्लास ऑफ वाटर टू मी। क्या आप सबने यही किया है? किसी ने कुछ अलग किया है? एक जगह से कनेक्शन कट गया क्या? हाँ, चलिए बताइए। चित्तौड़गढ़ में आप लोगों ने क्या लिखा? एलबीएस में सबने लिख लिया? बताइए चेंज करके क्या लिखा आपने? जल्दी जल्दी माइक उठाओ, बोलो, टाइम वेस्ट मत किया करो, बोलो। सर नहीं लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा? सर हमारे नेट की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। नेट से कॉपी पे लिखते हो? वाह, ये तो नया तरीका है। मुझे भी बताओ, मैं दौरा दौरा एलबीएस आता हूं अभी, मुझे बताओ ये तरीका, मेरे को भी सीखना है। हाँ हाँ, सर वो ऐसे बोले नेट की प्रॉब्लम हो गई। देखिए, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस लिख लीजिए पहले, अगर नहीं लिखा है तो। अब इस सेंटेंस को हमें बदलना है। मैंने आपको अभी समझाया कि मी जो है ये हमारा कौन सा है? पर्सन है, व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब भी कोई लिविंग होता है ना, जीवित, वो इनडायरेक्ट होता है। और जो वस्तु है वो हमारा वस्तु सूचक जो है, ये हमारा क्या कहते हैं, नॉन लिविंग है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें ये हमेशा के लिए याद रह गया कि जो भी जीवित है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो जीवित नहीं है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वस्तु। तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट को इधर ले आए और इनडायरेक्ट को इधर ले जाए, यही पूछा था। तो जिसके लिए हमें ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। जिन प्रीपोजिशन का यूज करना है वो तीन मैंने लिख दिए हैं, इनमें से किसी एक से यूज होगा, मतलब एक का यूज होके ये बनेगा। अब प्लीज बनाओ, एलबीएस में चेंज करो फटाफट से, इतना समय मत खराब करो। बाकी सब जितने लोगों ने लिखा है वो सब इससे सहमत है कि सही है? अगर किसी ने अलग लिखा है तो मुझे बताएं। चित्तौड़गढ़ में माइक कहाँ है आप लोग का? उठाइए माइक, बात कीजिए। यस सर। कहाँ, क्या लिखा आप लोगों ने? सर यही लिखा, हाँ, यही लिखा था। क्यों क्यों सर नहीं लिखा आप लोगों ने? यही लिखा हाँ, सर। कौन सा वाला बताइए बताइए फटाफट। प्लीज गेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी। अच्छा, गेट अ ग्लास, अरे लिखिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? ऑफ वाटर ग्लास ऑफ वाटर टू मी, ठीक है, वेरी गुड। किन्होंने लिखा ये? अभी जो सेंटेंस बनाया कौन है? यस सर, आसिफ। कौन है आप में से? कमल है, शाहिद है, आसिफ है, आशीष है, आसिफ आनंद है, महेंद्र है। आसिफ आसिफ। आसिफ, हाँ आसिफ, ठीक है। एलबीएस में किसी ने लिखा? कोई पेन नहीं चलाना चाह रहा है तुम लोगों में से? हाँ, सिर्फ बैठ कर सुनोगे तो कैसे चलेगा? ये सही है, ये भी सही है। यहां पे ये प्लीज लगाना भूल गए। प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है यहां पे, ये गलत हुआ है। इसकी जगह हमें क्या यूज करना था यहाँ पे? फॉर। क्या यूज करना था? फॉर। प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आइए। ये है इसका। ये जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा कि टू क्यों है, टू क्यों नहीं है, फॉर क्यों है। मैंने आपको ये वाक्य इसलिए दिया था क्योंकि इस वाक्य में ऑफ पहले से ही यूज है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होगा
कि सर आपने पहले ही ऑफ यूज कर दिया है और फिर आप हम यहाँ पे ऑफ ऑप्शन में दे रहे हो, तो हम 2 बार अगर ऑफ यूज करेंगे तो अजीब नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अंग्रेजी ध्यान से पढ़ेंगे तो अ ग्लास ऑफ वाटर में अ ग्लास ऑफ एक फ्रेज है, ये साथ में जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, अ ग्लास ऑफ एक फ्रेज है। ठीक है, जैसे अ कप ऑफ, चाय पियेंगे ना, कॉफी, अ कप ऑफ। तो इस वजह से ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आपको तो कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ भी दिया रहे हटाइए, आपका काम था मी से, कि मैं मी लिखूं और उसके पहले एक अपना लिखूं। पहले क्या दिया हुआ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। हमेशा याद रखिएगा ये सब चीज। पेपर में इतना आसान तो देगा नहीं, क्योंकि उसका मतलब है कि आपको तकलीफ होनी चाहिए। जब तक आपको दर्द नहीं होगा तो जिसने पेपर बनाया उसको मजा नहीं आएगा। जब तक आपको ऐसे ऐसे करना ना पड़े, बार बार काटना ना पड़े, तब तक मजा नहीं आ रहा है उसको। फिर उसको लग रहा है मैं तो बेकार काम करके आ गया। जब आपको तकलीफ हो, जब आपने अपने दिमाग पे आप जोर डालें, सभी रूल्स को याद करें, तब जाकर उसको मजा आएगा। और तब जाकर जब आप सही करेंगी तब आपको मजा आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आप सर मी को चेंज कर सकती हैं, लेकिन आगे उसके एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगी। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको लिख सकती हैं। अगर किसी को सवाल है फिर भी तो माइक आपके पास है। मैं 30 सेकंड और रुकूंगा, प्लीज पूछिए निसंकोच। सब चुप हो गए? सबको समझ में आ गया? इतना अच्छा समझा दिया मैंने, वेरी गुड। मैं एक बात बताना भूल गया आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबको महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सेम टू यू सर। पूरा वर्ष, थैंक यू, और आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। आपका आने वाला समय जो है वो सबके शिव जी की कृपा बनी रहे। फेस्टिवल है। चलिए, अब हम आते हैं वापस टेंस पे, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे थे। आपको याद है हमने आखिरी टेंस कौन सा किया था? पास्ट परफेक्ट। क्या किया था? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया है? देखिए, बताइए। नहीं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे शुरू करेंगे हम। नहीं किया। पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट कर लिया हमने। हाँ, पास्ट परफेक्ट भी नहीं किया। कर लिया सर पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट हो गया था सर। लिख लिया था हमने, उसे लिख भी लिया था कि सिर्फ समझा था? नहीं सर, समझा था, लिखा नहीं था। अच्छा, ठीक है, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए पास्ट परफेक्ट लिख रहा हूं। अगर आप लिख चुके हैं तो मत लिखिएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट। अब पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैड है। वर्ब का परफेक्ट है तो मैंने क्या बताया था कि हर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और लास्ट में क्या आएगा आपका? Object. ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा हो गया। Yes, sir. ये मेरे ख्याल से कल आप लोग लिख चुके थे। ठीक है, Yes, अब उसको लिख लीजिए। पहले अंग्रेजी में लिखिए। द पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट tense is used to show that something happened.
that something happened before another, that something happened before another action, another action, ऊपर लिख दे रहा हूं, in the past, in the past, ठीक है, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखेगा अ स्पेसिफिक, SPECIFIC, टाइम। लिख लीजिए पहले इसको, फिर हिंदी में बताता हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं फिर से। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ब्रैकेट में लिखेगा अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे ही आपका हो जाए मुझे आप इत्तला कर दें, मैं सर हो गया। आपको दिखाऊंगा। सभी का हो गया? Yes, sir. सर इधर LBS में सभी बच्चों ने लिख लिया? जी सर। वेरी गुड। अब इसका हिंदी में लिख लीजिए। भूतकाल में समाप्त हो चुके, भूतकाल में समाप्त हो चुके किसी क्रिया को, किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल में समाप्त हो चुके किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, इसके आगे लिखिए, यहां मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, यहां मुख्य क्रिया के साथ, यहां मुख्य क्रिया के साथ चुका था, कॉमा चुके थे, चुकी थी, कॉमा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि, लिया था, दिया था, आदि का प्रयोग, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं ये लिखता हूं कि शाहिद, शाहिद had studied for his exams, तो यहां हमने ये सेंटेंस किसके अंडर में लिखा? पास्ट परफेक्ट में। क्यों? यही पता लग जाता है पास्ट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब में आपका हैड है, मेन वर्ब में आपका स्टडीड है। शाहिद हमारा सब्जेक्ट हो गया और एग्जाम्स ऑब्जेक्ट हो गया। अभी ठीक है? अभी किसी को कोई तकलीफ? अगर हाँ, इसी सर। को प्लूरल करना पड़े तो क्या करेंगे? दे हैड
studied for their departmental papers. अब इसमें सब कुछ सेम रहा, सिर्फ और सिर्फ हमने यहां पे दे का प्रयोग कर लिया, यानी कि यहां पे दिखा रहा है एक्स एक वचन, यहां पे दिखा रहा है 1 प्लस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें सब, बताइए लिखकर फटाफट। लिख लिया सबने? यस सर। एलबीएस में लिख रहे हैं कुछ बच्चे अभी? सर लिख लिया। लिख लिया सर। जी। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे आगे इसके? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का। अंग्रेजी में जितनी भी कहानियां, कविता, ये सब लिखी जाती है, वो सब इमेजिनरी होता है। आपको पता है, कहानी हम लिखते हैं जो बीत गया, तो वो सब पास्ट पे लिखा जाता है, पास्ट में। तो इसीलिए पास्ट टेंस आपके नॉर्मल अंग्रेजी लिखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो टेंस आप पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल है, पहले रूल लिख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट, अब पहले परफेक्ट है, मैंने आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सब कुछ सेम रहता है, प्रेजेंट जैसा ही, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फॉर और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये होगा इसका रूल। लिख लीजिए पहले, उसके बाद सेंटेंस बना लेंगे। लिख लिया सर। चलिए सब अपने नाम के साथ साथ अपना सेंटेंस बनाइए। पहला सिंगुलर में, मैं आपको वर्ब दे दे रहा हूं क्योंकि आपको वर्ब ही चाहिए होता है। वर्ब है स्लीप, सोना। स्लीप वर्ब से बनाइए सेंटेंस। रूल लिख लिया आपने, फटाफट लिखिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिख देना है, हैड बीन लिख देना है,
स्लीप उतार देना है, स्लीपिंग, यानी कि कोई भी, जैसे मैं, संदीप हैड बीन स्लीपिंग इन द रूम। इन द बेडरूम। अब ऑब्जेक्ट तो लिखना ही होगा कहां सो रहे हैं, इन द क्लासरूम, इन द बेडरूम। अब प्लीज किसी का इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए कि वो ये लिख दे हैड बीन स्लीपिंग और ऑब्जेक्ट में लिख दे हिमालय की चोटी पर। ऐसा मत लिखना, सोने के लिए बिस्तर पे ही जाओगे, है ना, या बहुत ज्यादा हुआ तो क्लास बोरिंग हुआ तो पीछे क्लास में सो गए, वो सब समझ में आता है। क्या लिखा, किसी ने लिखा तो बताइए जरा क्या लिखा। Asif had been for नहीं, had फॉर कहाँ है, had बीच been में। sleeping in the bedroom. हाँ, इन द कहाँ, Bedroom. आसिफ आपकी आवाज कट गई बेटा, अब नहीं आ रही है। Asif हाँ had been हाँ, sleeping स्लीपिंग in the bedroom. इन द बेडरूम, ठीक है। अब आप सबने भी अपना ऑब्जेक्ट क्या लगाया, कहाँ सो रहे हैं आप लोग, क्या बताया है? उधर भी रूम। बताइए थोड़ा एलबीएस में। सर यही लगाया, बेडरूम ही लगाया। पीछे भी सब बेडरूम वाले हैं? जी सर। कोई है पार्क, सड़क, पानी की टंकी पे? कोई नहीं है इस सब पे? अच्छा ठीक है, आपका सबका सेंटेंस सही है। बेडरूम के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर का या सिंस का प्रयोग करें। मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 3 दिन, ऐसे, या 3 साल। लेकिन ऑब्वियसली कोई सो रहा है तो 3 साल से तो नहीं सोएगा, इतना महामूर्ख कैसे हो सकता है कोई, For 2 ठीक hours. है। हाँ, तो क्या लगाएंगे बेडरूम के आगे? For 2 हाँ, hours. आप तो लोग की आवाज कट रही है बार बार। फॉर 2 आवर्स ये लगा रहे हैं, yes sir. ये लगा रहे हैं, सही है। Yes अब sir. सिंस लगा के बनाइए, फॉर लगा दिया, बिल्कुल सही है। सिंस लगाइए। अरे कानौर में तुम लोगों ने लगाया कुछ? हाँ, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 क्लॉक। 2 o'clock, सबका 2 बजे, कि किसी ने कुछ अलग भी बजाया है? काफी क्लास तालमेल है यार। खत्म। 2 बजे का तुम लोगों ने बना के रखा है कि सब 2 बजे सो जाएंगे। क्लास हाँ? खत्म होगी उसके बाद। अच्छा, क्लास 2 बजे खत्म होती है तुम लोग की? यस सर। सही है, उसके बाद घर चले जाते हैं आप लोग? Yes sir. हाँ, चलिए अच्छा है। लिख लिया आप सबने? अब कुछ नहीं करना है, एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वी या दे करके पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। वी हैड बीन स्लीपिंग इन द बेडरूम फॉर 3 hours, ठीक है। बहुत इजी रूल है। अब इसका डेफिनेशन लिखिए। हमेशा डेफिनेशन लिखकर, जैसे यहां रूल लिखा है उस तरह डेफिनेशन लिखकर लिखिए, DEFINITION। डेफिनेशन के नीचे परिभाषा लिख लीजिए, मतलब जब भी लिखिएगा तो ऐसे करके लिखिएगा, कोलन। पहले अंग्रेजी में लिखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने लिख लिया। अंग्रेजी में लिखिए, इट इज a verb, tense, it is a verb tense, it is a verb tense which is used to show that
an action started in the past and continued up to another point in the past. It is a verb tense which is used to show that an action started in the past and continued up to another point in the past. लिख लिया? अरे माइक पहले खोलना फिर बोलना, जी सर, लिख लिया। ये रूल लिया है। सर। हाँ, अभी खोला तब बोला तब सुनाई दिया, नहीं तो माइक उठाते हो बोल देते हो और तुम लोग को लगता है मैं सुन भी लिया। हाँ, अब हिंदी में लिखिए। भूतकाल में एक समय अवधि, भूतकाल में एक समय अवधि तक जारी किसी क्रिया, तक जारी किसी क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। भूतकाल में एक समय अवधि तक जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं कहता हूं जप मन, हंसिएगा नहीं, नाम है, अच्छा नाम है वैसे तो, मेरे एक स्टूडेंट का नाम है। उसने कहा था कि सर मेरा नाम कभी तो इस्तेमाल कीजिएगा, मैं चाहता हूं माँ बाप का नाम रोशन हो। मैं कहा ठीक है, एक दिन करूंगा। तो आज वो दिन है। जपमन had been waiting for श्रेया। अब ये श्रेया मेरी स्टूडेंट का नाम नहीं है, लेकिन श्रेया जिसका नाम है उसको जपमन जानता है। ठीक है, अब हम लगाएंगे या तो फॉर 3 hours या सिंस 2 o'clock। तो जब हमने 2 o'clock लगाया तो आगे सिंस लगाया, 3 hours लगाया तो हमने आगे फॉर लगाया। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों के भविष्य में जाएंगे। ये कानौर में एक पीछे क्यों बैठी हुई है? एक है या 2 हैं वो टोटल? सर 2 है। 2 है? एक ही है, एक ही अकेली है? तो इतना पीछे क्यों बैठी हैं? दिख रहा है आपको उधर से?
हाँ, आगे बैठा कीजिए। लिख लिया सबने? मिटा दूं इसे? यस सर। जी। अब हम बात करेंगे भविष्य की। पहले काल का भविष्य देखेंगे, फिर आपका। काल के भविष्य को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। और फ्यूचर में उसी तरह जिस तरह हमने बाकी सबका देखा, सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर अपने नाम की तरह ही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और इसको हम लोग फ्यूचर इनडेफिनाइट भी कहते हैं, जैसे बाकियों को कहते थे। इसका रूल है, रूल लिख के, रूल सब्जेक्ट विल या शैल विल या शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल पहले इसका दे रहा हूं, इसका राम विल या शैल गो टू पटना। फ्यूचर की बात कर रही है, तो फ्यूचर के रूल को हम अब एक एक करके देखेंगे। राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल लगना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। वी विल या शैल गो टू पटना। अब यहां पे भी वही है, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब हमने देखा है। समझ में आया? तो पहले इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट लिखिए। लिख लिया सर। लिख लिया? हेलो सर। सबने लिख लिया? हेलो अब जरा मेरे को एक सवाल का जवाब दो। सर। हाँ बोलो। सर टू कहाँ से आया ये? गो टू हाँ? पटना, गो टू हाँ? पटना लिख है ना सर? सर वो प्रीपोजिशन है, क्या है? क्या? टू टू टू। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था प्रीपोजिशन, तो उसमें टू का प्रयोग किया था? हाँ किया था? अरे हाँ ना बोलो। सर। हाँ सर, तो क्या था वो? प्रीपोजिशन। तो अभी क्या होगा? सर उल्टा सीधा तो। अभी भी प्रीपोजिशन ही होगा ना। हाँ, अभी टू इंसान तो है नहीं कि पल पल में बदल जाए, है ना, वो वही रहता है। तो मैंने जवाब दे दिया, प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद का सवाल पूछो, सिर्फ यही जानना था? बताओ, कुछ और पूछना है तो, या सिर्फ यही जानना चाह रहे थे? सर ये पटना है इसलिए टू लगाया ना। हाँ भैया, कहीं तो जाएगा। हाँ, हाँ। अगर सर दूसरा होता तो क्या लगता है? दूसरा मतलब? ऑब्जेक्ट। बताओ क्या लगाना चाहते हो, बताओ, मैं लगाता हूँ, बोलो क्या लगाना है। तुम्हारा जो दिल करे तुम बताओ, लगाओ, बोलो बोलो। अब जब तुमने दूसरा ऑब्जेक्ट बोला है तो सोच भी रखा होगा क्या बताना है।
आधा अधूरा सवाल कभी मत पूछना मेरे से, पूरा पूछो। बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना है, जल्दी बोलो। अरे बोलो, क्या हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर, आगे बढ़ो आप। पक्का? यस सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, जब क्लियर है तो मुझे बताओ कि विल और शैल कहां लगता है। तुम लोग को मैंने पहले भी बोला है कि कुछ ऐसा ढूंढो पूछने के लिए जिससे तुम्हारा काम बने। सिर्फ मुझे बोल देने से, आगे बढ़ाओ से कुछ नहीं जाएगा। विल और शैल कहीं तो लगते होंगे दोनों। अब अपने मन से कहीं भी विल और कहीं भी शैल तो नहीं लगा दोगे। लिखो, नॉर्मली फर्स्ट पर्सन, नॉर्मली के बाद डैश करना, फर्स्ट पर्सन अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? मेरे को ना रिस्पॉन्ड किया करो, ऐसे डम स्टक नहीं बैठना है। आप लोग को प्रोनाउन का टेबल पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई और मी। वी। तो जब भी तुम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करोगे, जनरली जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ शैल का प्रयोग करोगे, शैल का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो आप लिखो, इसके आगे कोलन डाल दो और लिखो शैल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। नॉर्मली, केस क्या है? नॉर्मली, अधिकतम। तो जब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अब सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में देख लेना प्रोनाउन का टेबल क्या क्या आता है, पूरा टेबल लिखवाया हुआ है। नॉर्मली हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं कि जब पहला व्यक्ति दिखे शैल का प्रयोग कर दो, बाकी दूसरा और तीसरा दिखे विल का प्रयोग कर दो। मगर अब लिखो, बट लिखते भी चलो, बट जब किसी कार्य की निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता मतलब सर्टेनिटी, निश्चितता सर्टेनिटी, बट किसी कार्य की सर्टेनिटी का बोध हो, किसी कार्य के सर्टेनिटी का बोध हो, तब ऊपर लिखे रूल, तब ऊपर लिखे रूल का, बट ऊपर लिखे रूल का ऊपर लिखे रूल का
इसको पढ़ते हैं वाइसी वर्सा, VICE, वाइसी वर्सा। ये एक साथ शब्द यूज होता है हमेशा, इसका मतलब होता है उल्टा। तो हमने लिखा सर्टेनिटी का बोध हो तो उसका वाइसी वर्सा या उल्टा फॉर्म, उल्टा फॉर्म या उल्टे फॉर्म में होगा, उल्टे फॉर्म में होगा, उसका प्रयोग उल्टे फॉर्म में होगा। अब इस उल्टे फॉर्म का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है उल्टे फॉर्म का? सर ऊपर लिखे रूल का, उसके बाद में क्या लिखना था? ऊपर लिखे रूल रूल का का वाइसी वर्सा उल्टा होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर कि फर्स्ट पर्सन में सर विल लगेगा और ना सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल लगेगा। फर्स्ट पर्सन में विल लगेगा और सेकंड और थर्ड और पर्सन में सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल लगेगा। शैल लगेगा। ये कब लग रहा है? जब सर्टेनिटी का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है? बोध हो रहा है सर। हाँ, जब भी कोई काम निश्चित रूप से होने वाला है तो उसमें ये केस लगाते हैं, और बाकी नहीं होने वाले में दूसरा। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आया I shall go to Delhi, I will go to Delhi। अब यहां पे देखो, ये आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, शैल लगा है, तो ये नॉन सर्टन है। क्या है? नॉन सर्टन। कोई जरूरी नहीं है कि तुम दिल्ली जाओगे। आई फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा है तो सर्टन है कि श्योर है कि तुम आज या कल में दिल्ली जाओगे। तो ये पता लगाने के लिए होता है। तो इन केसेस की वजह से हम शैल का और विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल लिखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस सिंपल फ्यूचर का डेफिनेशन लिख लिया है? नहीं लिखा है ना? लिखो। इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब it is a verb tense which is used to talk, which is used to talk about an action or condition that will begin and end in future. It is a verb tense which is used to talk about an action or condition that will begin and end in future. फटाफट लिखो, बहुत सारा लिखवाना है अभी। लिखिए, हिंदी में लिखिए।
भविष्य में होने वाली किसी क्रिया, भविष्य में होने वाली किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। भविष्य में होने वाली किसी क्रिया को भविष्य में होने वाली किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का बोध होता है। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल लिखिए, फ्यूचर है, विल लगाओ, शैल लगाओ। इसमें बी लगता है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। इसके ऊपर फटाफट सेंटेंस बनाओ एक एक। वर्ब लिखना है स्टडी, बाकी सेंटेंस खुद बनाओ, एक सिंगुलर एक प्लूरल से, फटाफट बनाओ। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स, इट इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स It is a verb. आगे क्या है सर? शांत रहिए, मैं अपने आप बताऊंगा। इट इज अ वर्ब टेंस दैट indicates that something will occur in future and continue for an expected length of time। ऊपर लिख रहा हूं मैं और जल्दी लिखो, of time। It is a verb tense that indicates that something will occur in future and continue for an expected length of time। हिंदी में लिखो। लास्ट में क्या लिख रखा? कहाँ लास्ट में? पढ़ो कहाँ तक लिखा है? एंड में बिल्कुल एंड में। अरे तुमने कहाँ तक लिखा है वो बताओ, उसके बाद बताऊंगा मैं। फॉर एन एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड,
एक्सपेक्टेड के बाद है लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ टाइम। हिंदी में लिखिए, भविष्य में जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए, भविष्य में जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखिए फ्यूचर परफेक्ट। रूल, परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, एंड में ऑब्जेक्ट। वर्ब है आपका स्लीप, सेंटेंस बनाओ इससे, एक सिंगुलर एक प्लूरल। डेफिनेशन लिखो, the tense indicates that सर स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है? slept। Slept. The tense indicates that an action will have been completed, or finished or perfected, PERFECTED, perfected। ये ब्रैकेट में कर लो यहां से, perfected at some point of time, in future, This tense indicates that an action will have been completed, finished, or perfected at some point of time in future. हिंदी में लिखें, भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया को, भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया ये तो को, लिखने दो सर, एक मिनट लिखने दो। कहां ध्यान है आप लोगों का? जल्दी जल्दी लिखिए। फटाफट लिखो इसको। सर लिख लिया। ओके सर, लिख लिया। लिख लिया। LBS में सबने लिख लिया? जी सर।
लिखिए, भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए, भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल, ठीक है, प्लस दोनों के साथ हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका रूल। फटाफट लिखो। और स्टडी से इसका दोनों सेंटेंस बनाओ। This tense denotes an action which is, this tense denotes an action which is progressive, this tense denotes an action which is in progressive over a period of time that will be completed at sometimes in future. Sometimes in future. This tense denotes an action which is progressive, in progressive over a long period of time, that will be completed at sometimes in future. हिंदी में लिखिए। ये एलबीएस के बच्चे लिख क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा फिर तुम लोगों का? सर नेट नहीं चल रहा था, अब लिख रहे हैं, अब आ गया नेट। अच्छा अच्छा, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। दिस टेंस denotes, DENOTES, an action which is in progressive over a period of time, will be completed at sometimes in future.
हाँ सर, लिख लिया। ओके सर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने में या करने के लिए होता है, जो फ्यूचर भविष्य, जो भविष्य में। वापिस बोलना ये वाली लाइन। कौन बोल रहा है मुझसे वापस बोलना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, आगे कौन है ये, पहले नाम बताओ। राधा। चलो तुम्हारा नाम अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोलूंगा नहीं दोबारा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है, जो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक रहेगा, जो किसी निश्चित समय तक रहेगा, जो किसी निश्चित समय तक रहेगा। ओके सर। लिख लिया सबने? जी सर, लिख लिया। ठीक है, टेंस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा तुम्हारे कोऑर्डिनेटर को, प्रैक्टिस करना। वो भी तब जब उस कोऑर्डिनेटर से मेरे को फोन आएगा कि तुम्हें चाहिए। अब यहां ध्यान से देखो, अभी तक जो तुमने वर्ब पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमने पढ़ा है क्या? फॉर्म्स। वर्ब में सिर्फ फॉर्म्स नहीं होते हैं। सर समझ में कुछ नहीं आया, पूरा हो गया। क्या समझ में नहीं आया भाई? सर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या समझ में नहीं आया? सर कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं में क्या समझ नहीं आया? बताओ क्या समझ नहीं आया, मुझे बोलो। सर लिखवाते गए सर, वो कैसे टेंस वो बनाना है वो हम। जब मैं तुम लोगों को समझा कर पूछ रहा हूं तब तुम लोग को चाहिए कि मैं बात नहीं करूं, सिर्फ और सिर्फ लिखवाऊं, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा? यही बात मैं पिछले 5 मिनट से देख रहा हूं। हमने कब बोला? यहां ध्यान दिया कीजिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ। दूसरी बार अगर मैं कोई सवाल करूं ना तो उसका जवाब दो तुम लोग। हाँ सर हम अब देंगे। अब यहां ध्यान से देखो, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। हर चीज का ना एक तरीका और एक पेस होता है। चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे वो पेस पता है, मैं इससे भी तेज जा सकता हूं, लेकिन उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अभी आप में से एक ने कहा ना समझ नहीं आया, तो मैं अगर आपके यहां पे खड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या लिखवाना है तो लिखवा रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही मूल्यधार लेके बैठे रहोगे तो समझ में तो कभी नहीं आएगा। आपका काम हो गया अगल बगल देखकर हंस रहे हैं आप लोग, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। अमूमन मैं गुस्से में नहीं होता हूं, मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूं, लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आप पढ़ना नहीं चाहते। आप यहां क्लास में, मेरी कम से कम जब क्लास में बैठ रहे हैं, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि आप एक भाषा सीख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल कतई मैथ और कुछ और नहीं सीख रहे हैं जिसमें एक लॉजिक है और उसको आपने सीख लिया बस सारा काम हो जाएगा। और ये भाषा बिल्कुल नई है आपके लिए, तो इस चीज को ध्यान में दीजिए
कि सिर्फ यहां कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत बैठिए। ये बात मैंने आपको पहले दिन ही कहा था। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से वो बैठा होगा जिसको पहले से पूरी अंग्रेजी आती है, जिसके फंक्शंस नहीं आते उसे, ये नहीं आता सिर्फ। लेकिन आप में से अधिकतर लोग ये हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है ठीक से। तो पहले अंग्रेजी सीखनी होगी, वह है भाषा, तभी आप उसके लॉजिक सीख पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं, दुनिया में कौन सा ऐसा टीचर तुमको मिला जो आज से पहले तुमको ये बार बार याद दिला रहा है कि सवाल पूछो? कोई है? हर आदमी सवाल से बचना चाह रहा है कि नहीं जवाब देना पड़े, जितना जल्दी खत्म हो जाए यार। या तो जवाब है नहीं या पता नहीं है। मैं खोद खोद के पूछ रहा हूं कि बेटा पूछो कि विल क्यों लगा, शैल क्यों लगा, तो आगे बताओ। तो आगे बताओ, लो कर लिया, तो पीछे का सब डब्बा गोल। ये होती है पढ़ाई। और मेरे साथ पढ़ना है तो एक एक चीज सीखनी होगी। ये लिखाने और पढ़ाने वाला बेटा काम नहीं करता मैं। ध्यान रखिए, आप लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, उसको भरपूर लीजिए और मुझ जैसे आदमी का भरपूर लाभ उठाइए, जो आपके लिए तब तक खड़ा है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब 10 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनिए। भविष्य काल की जब हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चे फ्यूचर। ठीक है? अब फ्यूचर में क्या है? 4 भाग होते हैं हर किसी की तरह, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हमने सिंपल का रूल पढ़ा, अब आप सब सिंपल के अपने रूल पे जाइए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा कि हमारा एक सब्जेक्ट होगा, हमारा विल या शैल लगेगा, इसका प्रयोग पूरे फ्यूचर में होगा, पूरे फ्यूचर में इसी का प्रयोग होगा। ये है इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के आगे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल में हमारा, आप देखिए कि जब आपने प्रेजेंट लिखा था, वर्तमान सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, या भूतकाल यानी कि पास्ट के सिंपल में, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था। सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल में जब हम सिंपल का कोई सेंटेंस बनाएंगे, कोई वाक्य बनाएंगे, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे हमने यहां किया। अब जैसे आसिफ, आसिफ विल या आसिफ शैल। मैंने आपको अभी समझाया कि शैल का प्रयोग अमूमन आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं आसिफ की, तो आसिफ यहां पहला पर्सन तो नहीं है, आसिफ यहां तीसरा पर्सन होगा, क्योंकि मैं आपसे बात करके कह रहा हूं कि आसिफ जाएगा। ठीक है? आसिफ विल या आसिफ शैल गो टू पटना। अब इसमें अगर मैंने आपको विल कहा, ठीक है, तो अब मुझे देखकर बताइए कि उनमें से जो शैल और विल का आपको मैंने रूल लिखाया है अभी, उसमें से ये कौन सा वाले हुआ? क्या ये आपको निश्चितता बता रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में सर्टेन कहते हैं, या आपको नहीं बता रहा? जल्दी देखो, उसमें है लिखा हुआ, आपको लिखवाया है मैंने अभी जस्ट, विल और शैल लिखवाया है, बताइए। सर बता रहा है। अगर तीसरे, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तीसरा पर्सन, हमने उस दिन ये सारा चीज किया था, तो जब तीसरे पर्सन के साथ हमने विल का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में, तो क्या ये निश्चितता बता रहा है? हाँ बता रहा है ठीक है। सर। तो इसका मतलब है अगर मैं शैल का प्रयोग करूंगा तो यह निश्चितता नहीं बताएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं आसिफ को हटाकर आई कर देता हूं, अब ये थर्ड पर्सन तो रहा नहीं, अब आई मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आई का प्रयोग, तो क्या आई के साथ अगर मैंने यहां पे विल लगाया,
तो क्या यहाँ पे निश्चितता बता रहा है? नहीं नहीं। नहीं बता रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने यहाँ शैल का प्रयोग किया तो क्या ये निश्चितता बताएगा? जी सर। जी। तो यही चीज है। अब आप देखिए, मैंने आपको वो प्रोनाउन का टेबल इसलिए बनवाया था क्योंकि ये मैंने आपको कहा था कि टेंस के हर भाग में उस प्रोनाउन की जरूरत है। आज आपको विल और शैल समझने के लिए भी उस प्रोनाउन के टेबल की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन का टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे अंग्रेजी के व्याकरण को समझने के लिए। इंग्लिश ग्रामर जो है, उस प्रोनाउन के टेबल को आप ये मानो कि वो प्राइम मिनिस्टर है आपके पूरे ग्रामर का। वही आपको सिखाएगा कहां क्या लगना है। ठीक है? तो हमने जो किया था, ये सेंटेंस, ये सिंपल समझ में आ गया आप लोग को? किसी सर को ये कोई तकलीफ सिंपल में? नहीं अब सर। कॉन्टिन्यूअस के रूल पे देखिए। कॉन्टिन्यूअस के रूल पे कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, अभी। अब लेकिन उसको हमने जब पास्ट में प्रयोग नेटवर्क किया था प्रॉब्लम हो गई थी हमारे सर, वापस बता दीजिए। क्या चीज? चित्तौड़गढ़ में सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, बंद हो गया था नेट। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट में, नहीं वो समझा दिया मैंने। वो मैं बस आपसे पूछ रहा था कि मैं आपको ये कह रहा था कि प्रोनाउन का जो टेबल है ना, ये प्रोनाउन का टेबल आपके इंग्लिश ग्रामर यानी व्याकरण को सीखने के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर है। उस टेबल को आपको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा। वही टेबल पूरे ग्रामर में घूम घूम कर आपकी मदद करेगा आपके हर एक सेंटेंस को सही करने में। ठीक है? मैं इसी को बता रहे हैं। सर हाँ सर बोलिए। कौन सा टेबल हमने नहीं बनवाया? कौन सा टेबल आपको नहीं बनवाया? हाँ। क्योंकि आप बाद में आए थे। लेकिन मैं बनवाऊंगा, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है और डरना भी नहीं है। जब क्लास अभी खत्म करूंगा ना, जैसे ही क्लास खत्म करूंगा, तो जो बच्चे लिख चुके हैं वो लोग के लिए, मेरे ख्याल से एलबीएस में सब बच्चे लिख चुके हैं, और इधर चित्तौड़गढ़ में अगर वो नए नहीं है तो जो भी बच्चे नहीं लिखे हो, मैं अगला 5 मिनट क्लास खत्म करने के बाद वो टेबल लिखवाऊंगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है? तो इससे थैंक आपको यू। भी वो टेबल का पता चल जाएगा। अभी किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखिए ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हो रहा है, हो रहा है। तो जब है का प्रयोग हुआ था, सो हमने इसको प्रेजेंट में डाला था। अब यही हो रहा था, तो ये पास्ट में आया था। ठीक है? हो रहा है मतलब कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूअस, हो रहा है, हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हो रहा होगा, हो रहा होगा, फ्यूचर। ये हमें फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है। क्योंकि हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो हमें फ्यूचर की जानकारी चाहिए। हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है। तो जब भी हो रहा होगा का प्रयोग करना है कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने क्या रूल लिखा उसका? हमने उसका रूल लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शेल। वेरी गुड, सब्जेक्ट, हाँ थोड़ी मदद कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शेल शैल प्लस बी। बी। बी, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब गौर करने वाली बात यह है कि आप देखेंगे सब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। विल और शैल का प्रयोग होगा, मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में हर किसी में ये हेल्पिंग वर्ब है, होगा ही होगा। अब हो रहा, हाँ एक सेकेंड बच्चे, पहले कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हो रहा का बोध हमें यहां से होता है, क्योंकि हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि ये होता है कॉन्टिन्यूअस। हो रहा तक ऑब्जेक्ट है। ये जो बी लग गया ना बीच में, ये बता रहा है आपको हो रहा होगा। यही बी लगने से आपको ये हो रहा होगा का बोध आ रहा है। ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये बता रहा है आपको कि भविष्य में कोई कार्य, मैंने आपको हिंदी में वो चीज लिखवाई, अभी क्या लिखवाया है जरा हिंदी में एक बार पढ़िएगा प्लीज। कोई भी एक बच्चा पढ़ दे, कोई भी, मेहरबानी होगी।
पढ़ दो यार। भविष्य में जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज यस करते हैं। यस, भविष्य में जारी किसी क्रिया के लिए, किसी कोई भी एक्शन। अब हमारा एक्शन क्या होगा? ये होगा हमारा एक्शन, क्योंकि यही वर्ब होगा। वी लिखा है हमने, साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है जहां भी कॉन्टिन्यूअस होगा वहां मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, तो अभी किसी को तकलीफ इस वाले रूल में समझने में कहीं पे भी, तीनों सेंटर में? जो भाई नहीं साहब सर। कह रहे थे कि नहीं समझ में आया, प्लीज आप बताइए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट विल है। सबको समझ में आ गया ये पोर्शन? जी सर। सर मैंने बनाया, बताऊं? हाँ प्लीज बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, सर आई शेल बी गोइंग टू पटना। एक सेकंड बच्चे। हाँ अब बताइए प्लीज। आई शेल। नहीं नहीं, नाम, कोई भी नाम। सर एक्चुअली आसिफ आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही। हाँ, आसिफ। आसिफ शैल बी गोइंग बी गोइंग टू पटना। टू पटना। वेरी गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आसिफ आपका सब्जेक्ट है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, बी गोइंग से आपको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब है ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी है, उससे पहले बी लगेगा तो ये है। और कहां जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट पटना। ये सेंटेंस लिखने के बाद, ये तो आपने रूल पे लिखा, लेकिन इसका मतलब भी सही होना चाहिए। तो ये लिखा भी सही गया है और इसका मतलब भी सही है। लेकिन मैंने आपको एक और नई चीज सिखाई थी। वो नई चीज आपको ये सिखाई थी कि शैल लग गया, आसिफ लग गया, तो आसिफ हमारा थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है यहां पे। तो तीसरे व्यक्ति के साथ अगर कभी भी आपका सवाल ये आए कि क्या ये आप बता सकते हैं कि इस वाले दोनों को देख के कि क्या ये सर्टेन है, निश्चित है, या ये नॉन सर्टेन है, तो चूंकि आपने ये रूल लिखा है तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है सर्टेन है। जी, जो भी है वो आप बता सकते हैं आपके रूल पे। क्या किसी को इसे समझने में कोई भी तकलीफ? नहीं। कोई और अगर अपना सेंटेंस बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। ठीक, अभी तीसरा परफेक्ट पे आते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब भी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था कि जब भी परफेक्ट का प्रयोग होगा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी, तो आंख बंद करके सब्जेक्ट के बाद इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और आपको तो पता ही है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, मतलब मेन वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हमेशा उसके पहले आता है। तो यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब जो लगाना चाहें फ्यूचर में, या विल लगाना चाहें या शैल लगाना चाहें, ठीक है, वो आपकी मर्जी पे है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो बीच में क्या बचता है जो हम परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये तो फ्यूचर हो गया ना, फ्यूचर में ये लगेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो हम बीच में क्या यूज करते हैं? have, है वो। वेरी गुड। फ्यूचर में हमेशा हैव का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर के लिए हो चाहे वो प्लूरल के लिए, एक वचन के लिए भी हैव का और दो वचन के लिए भी। ठीक है, तो अगर मैं कोई नाम लेता हूं प्राची, हालांकि आज वो है नहीं लेकिन फिर भी लेता हूं मैं प्राची, क्योंकि मुझे किसी और का नाम आप में से पता ही नहीं है, सिर्फ ये बच्चों ने जो दिया है जैसे आसिफ, शाहिद वगैरह, इन सब का पता है, आनंद, आशीष। सो प्राची विल, अब यहां पे क्या लिखा है हमने? हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी वर्ब है, जैसे हमने वर्ब लिया था स्टडी। स्टडीड। हाँ वेरी गुड, स्टडी का तीसरा फॉर्म होता है स्टडीड। और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। प्राची विल हैव स्टडीड अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश।
तो जो हमने लिखा था कि भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया, तो ये जो आपका यहां पे है ना बेटा, विल हैव स्टडीड, ये पोर्शन आपका ये बता रहा है कि ये भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया है, ये है क्रिया। तो ये इनके साथ जब लग गया तो ये भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया है, ठीक है। और इसके पहले का आपका सब्जेक्ट, इसके बाद का आपका ऑब्जेक्ट। अभी किसी को कोई तकलीफ इसमें? तो अब आपका डेफिनेशन, परिभाषा जो आपने लिखी है, हमेशा आपकी परिभाषा आपके रूल को प्रूव करना चाहिए। मैथ में पढ़ते हैं ना, प्रूव करना चाहिए। अंग्रेजी भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ी है। और जब आप कोई उसका वाक्य बनाए तो वाक्य आपका उस रूल पे पूरा होना चाहिए, प्लस वो एक सही मतलब देना चाहिए। सर अगर हाँ सर, ये सर्टेन होगा या अनसर्टेन? ये आप बताइए मुझे, मैं क्यों बताऊं आपको? अनसर्टेन तो आपको रूल बताया। अब अनसर्टेन। सर्टेन और अनसर्टेन बताने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना होगा। क्या? ये कौन से पर्सन में है, ठीक है, थर्ड और पर्सन या विल तो अनसर्टेन होगा। थर्ड पर्सन में विल लगा दिया। अब रूल देख लीजिए, रूल में क्या लिखा है कि जब थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है? अनसर्टेन। वही हो, तो वही है। तो ये तो अब आप बता कीजिए, आपको तो बता दिया मैंने। अभी किसी को कोई तकलीफ इस बात को समझने में? किसी भी तरह का कोई तकलीफ किसी भी सेंटेंस में? अगर आपने कोई अपना वाक्य बनाया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर है कोई? हाँ सर। बताइए सर प्लीज। सर मुझे रूल में डाउट है। हाँ सर बताइए, रूल में क्या डाउट है? सर अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो जी सर। तो भी नहीं, हम जैसे प्राची हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्राची लेकर बताइए। हाँ तो सर मतलब फिर भी हम हैव क्यों लगाते हैं, हम हैज क्यों नहीं लगा सकते सर? सर क्योंकि उसके आगे विल का प्रयोग होता है, ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ठीक है सर। हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों को हैव से शो करते हैं, क्योंकि जब हम शैल और विल लिखते हैं ना, हैव तो हम जनरली प्रेजेंट का लगाते हैं। सर आपने पहले हैव तो है ही नहीं आपका फ्यूचर का। फ्यूचर का जो मूल रूप से हेल्पिंग वर्ब वो है, वो क्या है? विल और शैल है। ये भी तो आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। हम उसके बाद का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल कहता है, ये रूल है। इस रूल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। ये अंग्रेजी बनाने वाले ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। सर तो आप ये मत समझिएगा कि ये इसको आता नहीं है, बताना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। सर हमारी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, जरूरत से ज्यादा आ रही है। आप प्लीज बताएं। सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये आपने पहले राम के साथ तो सेल लगाया था सर जी ने, अब व्हील लगा रहे हो सर प्राची के साथ। अरे मैं किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? आपका मन करे आप शैल का प्रयोग करिए, आपका मन करे आप विल का प्रयोग करिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप शैल लगा रहे हैं तो क्या वो कार्य निश्चित है या नहीं है। तो उसका रूल आपने विल और शैल का लिखा। अंग्रेजी में आप शैल और विल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप राम के साथ शैल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राची के साथ शैल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही सही है। लेकिन सवाल आपका ये नहीं पूछा जाएगा कि ये आता है कि नहीं, ये तो रूल है, ये तो आता ही है, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों ही सही है। अगर आपने कोई सेंटेंस राम शैल गो टू द मार्केट लिख दिया या राम विल गो टू द मार्केट लिख दिया, प्राची शैल गो टू द मार्केट या प्राची विल गो टू द मार्केट, चारों ही सेंटेंसेस सही हैं, सभी वाक्य सही हैं। मुद्दा ये उठता है कि जब हमने शैल का प्रयोग किया तो ऐसा क्या अलग हो गया कि जो हमने विल का प्रयोग किया उससे। तो उसी के लिए आपने अभी पढ़ा है कि शैल कहां पे निश्चित बताता है, विल कहां पे निश्चितता बताता है। तो जब हम राम या प्राची का प्रयोग करते हैं, ये दोनों ही थर्ड पर्सन है,
ये यहाँ पे आप और मैं हो गया आई, आप हो गए यू, तो ये दोनों ही थर्ड पर्सन है। तो जब ये दोनों ही आप हमारे तीसरे पर्सन है, तो अगर तीसरे पर्सन के साथ तुम शैल का प्रयोग करते हो तो क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी रूल लिखवाया मैंने तुम लोग को। सर्टेन। सर्टेन होता है, निश्चित होता है, गलत तो नहीं बता रहे? यस सर। ध्यान से देख के बोलो, सर्टेन होता है अनसर्टेन होता है? सर्टेन होता है सर। अनसर्टेन। भाई अब देखो आपस में ही तुम लोग मतभेद कर रहे हो, ये तो पूरा का पूरा संसद बना दिया तुमने। अरे क्लास है ये, संसद नहीं होना, एक ही जो हमने पढ़ा है वो एक ही पढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ था कि मैं एक माइक से छिपाकर किसी को सर्टेन, एक माइक से छिपाकर किसी को अनसर्टेन बोला था। ध्यान से देखो, ध्यान से, और ध्यान से देख के बताओ क्या है। हमने पढ़ा था जब भी पहला व्यक्ति की बात होगी तो शैल लगेगा, और दूसरा व्यक्ति का बात हो गया, तीसरा का तो विल लगेगा। नॉर्मली हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है? तो आपका जैसा दिल करे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका जस्ट उल्टा किया तब हमें सर्टेन अनसर्टेन का पता लगता है। तो जब आप अगर कह रहे हैं कि ये सर्टेन है तो इसका मतलब है कि ये तीसरा व्यक्ति। अगर मैं इसकी जगह यू कर देता, अब क्या हो जाता सर? अनसर्टेन। यू शैल के साथ क्या था? अनसर्टेन ही है। यू के साथ भी अनसर्टेन, ही के साथ भी अनसर्टेन। ये तो आप अनसर्टेन हो रहे हैं साहब, यहां तो सर्टिनिटी नहीं दिखी, हाँ, निश्चितता नहीं दिखी। हाँ, मैंने कहा था, ध्यान से अब सुनिए अभी, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए कि जब अमूमन जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, अमूमन कोई भी नॉर्मल वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जब आई या वी, यानी कि पहला व्यक्ति आई या वी, चाहे सिंगुलर में चाहे प्लूरल में, पहला व्यक्ति का प्रयोग में हम शैल लगा देते हैं कि आई शैल गो टू पटना। बट आई विल गो टू पटना भी सही है, घबराने की जरूरत नहीं। अमूमन जब वाक्य लिखते हैं तो ऐसा लगा देते हैं। तो जब हमने ये कहा कि अमूमन पहले व्यक्ति के साथ शैल लगा देते हैं, तो इसका मतलब है वहीं पे अमूमन दूसरे और तीसरे व्यक्ति के साथ विल लगाते होंगे। तो जब मैं यू कहता हूं तो विल लगा देता हूं, ही शी इट दे कहता हूं तो भी विल लगा देता हूं। ये अमूमन लिखते हैं। लेकिन जब हम इसका जस्ट बदल देते हैं कि जब भी कोई कार्य निश्चित रूप से होने वाला हो कभी भी, और तब हमें प्रयोग करने को दिया जाए, पहले बता दिया जाए कि साहब इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपको निश्चितता दिखानी है, तो तब हम ध्यान देंगे यहां पे कि अब हमें निश्चितता दिखानी है। मैं 1 सेकेंड और लूंगा, उसके बाद आपको प्रोनाउन का टेबल लिख दूंगा, फिर आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 सेकेंड बेटा बस। यू अभी लिखना नहीं कोई, ये सिर्फ समझने के लिए। गो टू द मार्केट, मैंने इसका शैल मिटा दिया, या ही सेम गो टू द मार्केट, ठीक है? आई गो टू द मार्केट। अमूमन हम क्या करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आई के साथ मैंने कहा फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगा देते हैं अमूमन, ठीक है? और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। पहला भाग जो आपके रूल का था वो ये था। लेकिन मैंने कहा आपकी परीक्षा में ये तो दिया ही नहीं होगा, आपकी परीक्षा में ये देकर इसको ऐसे कर दिया और इसके ऊपर टॉपिक में लिख दिया कि आपको इन सेंटेंसेस में विल या शैल यूज करना है। तो अगर सिर्फ विल और शैल यूज करने बोला तो आपको तो पता है कि शैल यहां कर देंगे और ये यहां कर देंगे। लेकिन अगर साथ में लिखा, आपको यह भी बताना है कि कार्य कहां पे सर्टेन है, या इन्हीं वाक्य को 2 तरह से बनाइए और बताइए कि कहां सर्टेन है, कहां पे सर्टेन नहीं है, कहां निश्चित है, कहां निश्चित नहीं है। तो जब मुझे निश्चितता का बोध करना होगा, जब भी करना होगा, तो हम क्या करेंगे,
आई और वी के साथ, यानी कि आई के साथ क्या लगा देंगे, विल, और ही और इसके साथ क्या लगा देंगे, शैल। अगर मुझे निश्चितता का बोध नहीं करना होगा, सिर्फ लिखना होगा, तब यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, शैल, और यहां पे क्या लगाऊंगा, विल। हो गया। अभी समझ में आया? जी सर। नहीं? आ पीछे गया। पीछे पूछिए, एक्चुअली मुझे ना चेहरे नहीं दिख रहे हैं एलबीएस में, तो बता दें बेटा, किसी को कोई दिक्कत अभी? नहीं सर, आ गया सबको सब। बाकी जब इसका वाक्य बनाएंगे ना, तब आपको और बेहतर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी तो उसको कल मैं और अच्छे से दूर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, दिक्कतें लेकर आए, और जैसे इन्होंने पूछा वैसे पूछें। मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश ही कैसे करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा। मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा जब एक ने बोला कि नहीं सबको समझ में आ गया दोबारा, फिर उसने कहा नहीं मुझे नहीं आया। मैं वैसा व्यक्ति हूं ही नहीं कि आपको चिढ़कर बोलूंगा नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा तुम लोग को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूं ठीक से। इसमें आपका कोई गलती नहीं, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं रखना है अपने अंदर, बताते रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके सर। बट वो लोग रुक जाएं 5 मिनट जिन्होंने कभी प्रोनाउन का टेबल नहीं लिखा है। बाकी लोग ब्रेक पे जा सकते हैं, थोड़ी देर में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी दूसरी वाली। मैं प्रोनाउन का टेबल लिख देता हूं, वो कम से कम नोट डाउन कर सकें। 2 मिनट दीजिएगा बस। आप बाकी सबके लिए हैव अ नाइस डे। आज आप बहुत ही अच्छा दिन है, आप सबका दिन और अच्छा और खुशी से गुजरे। देखिए बेटा, जिन्होंने नहीं किया है कानौर वाले, प्रोनाउन सर। का ना अपना एक टेबल होता है। इसी टेबल पे सारा का सारा काल का या टेंस का वो टिका होता है। हमने अभी पढ़ा, ये रूल याद रखिएगा, टेंस पढ़ते वक्त हमने पढ़ा एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हमने दूसरा ये देखा कि नाउन या प्रोनाउन, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, बताते रहिए। नाउन के ना 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो आपको नहीं पता है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है अपनापन, अपनापन, अपने की भावना। ठीक है, अब इसको और बांट लेते हैं। ये तीनों ही एक एक केस में है। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है, यहां मैं एस पी लिख दे रहा हूं। और दुनिया में 3 ही तरह के लोग होते हैं, हम जिसे गिनते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, दूसरा है सेकंड पर्सन यानी कि आप, और तीसरा है थर्ड पर्सन, जो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप आंख बंद करके अब ये मतलब नहीं, आंख खोल कर देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में कभी भी सब्जेक्ट, आपके सेंटेंस की शुरुआत, सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में लगता है, यानी कि ये वाला पोजीशन जो है ये हमेशा सेंटेंस वाक्य को शुरुआत करने में मदद करेगा। तो जब आप ये कर रहे होंगे तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई का प्रयोग होगा, प्लूरल में वी का प्रयोग होगा, सेकेंड पर्सन में हम अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए ही यू का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन में लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, और जो न्यूट्रल है उसके लिए इट, इट, और प्लूरल में दे। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई तकलीफ? ये शब्द कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होंगे, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में कभी नहीं आएगा। जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि राधा टोल्ड आई, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी,
तो ये आई जब ऑब्जेक्ट में यूज होगा यानी कि अंत में, तो ये मी में होगा हमेशा, ठीक है। और वी जो है वो क्या हो जाएगा, अस। यू यूं ही रहता है, ही हिम हो जाता है। आई टोल्ड ही गलत सेंटेंस, आई टोल्ड हिम सही सेंटेंस। शी हर हो जाता है, आई टोल्ड शी गलत सेंटेंस, आई टोल्ड हर सही सेंटेंस। इट जो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन मैं आपको इट यहां पे सर्कल करके एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों से जब नरेशन डिस्कस करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा ये इट ना दैट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इस टेबल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इस टेबल में इसको नहीं बना रहा हूं। ये चेंज नहीं होता, ये इट हर जगह इट ही रहता है, डैश मतलब इट ही रहेगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे योर भी यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा है वाई ओ यू आर, और दे हो जाता है देम। ये है ऑब्जेक्टिव केस। जिस तरह सेंटेंस की शुरुआत में आप कभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसी तरह सेंटेंस के अंत में जहां आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं वहां इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं तीसरे पे, लिखना नहीं अभी, अभी पहले समझ लो। तीसरे पे, तीसरा है पॉजेसिव। पॉजेसिव आपको बताता है अपनापन, अपनापन, अपने की भावना। तो जब आपको अपने की भावना बताता है सिंगल, ये सिंगुलर के लिए, ठीक है, तो आई क्या हो जाता है, माइन। यह घर मेरा है, तो इसको आप दो तरीके से बताते हो। दिस हाउस इज माइन, अपनापन, दिस हाउस इज माइन, इसमें ये घर मेरा है, पोजेशन की भावना दिखा रहे हैं। लेकिन हम यहां पे माई का प्रयोग भी करते हैं, बस उस केस में क्या होता है, अभी जो आपने वाक्य सुना दिस हाउस इज माइन, तो माइन एनी जब लगाएंगे माइन तो अंत में लिखेंगे। लेकिन अगर मैं वही लिखूं दिस इज माई हाउस, वहां भी अपनापन ही दिखा रहा हूं। लेकिन माई का जब भी प्रयोग होगा, माई का जब भी प्रयोग होगा, वो उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखोगे। हाउस लिखा ना, दिस इज माई हाउस, ठीक है। वैसे ही वी का यहां पे हो जाएगा आवर्स। लेकिन अगर मैं आवर का यूज कर रहा हूं तो आवर के साथ ऑब्जेक्ट, जब भी एस हटेगा, जब भी एस, लेकिन ये है पॉजेसिव ही, घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यहां पे योर्स, दिस हाउस इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ये आपका पेन है। लेकिन अगर मेरे को बिना एस के लगाना है तो मैं क्या करूंगा, योर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, ही जो हो जाता है लड़कों के लिए वो बदल जाता है हिज में, अपनापन में, कि दिस गर्ल इज हिज वाइफ, वह उसकी बीवी है, हिज वाइफ, उसकी। शी कन्वर्ट हो जाता है हर्स, इट कन्वर्ट हो जाता है इट्स में, यहां कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हर को लिखोगे तो जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट, और देयर कन्वर्ट हो जाता है देयर्स में, तो देयर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसको एस नहीं लगाना है तो। ये सब भी आपको पॉजेसिव बता रहे हैं। तो क्या आपको ये टेबल समझ में आया? पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। सर हाँ जी बेटा, आ गया सर। आ गया? सभी बच्चों को कानून में आ गया? आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चित्तौड़गढ़ में जो बैठे हैं, किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? एनीबॉडी? इशारा कर दो अगर माइक नहीं है तो। ठीक है, ओके। और एलबीएस में किसी को कोई डाउट बेटा, जो आप लोगों ने अभी लिखा? अगर बाई चांस किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, आज घर जाके देखिएगा, तो प्लीज कल पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू। हाँ बताइए बताइए बताइए, जल्दी बोलिए। देयर जो है ना, THEIR वाला देयर है ना, इसकी हाँ हाँ बेटा, पॉजिटिव वाले में, हाँ हाँ बताइए। उसकी जगह पे वो THERE वाला देयर कब कहाँ पे काम आता है वो? नहीं नहीं मैडम, ये तो गुनाह हो जाएगा, ये मत कीजिएगा। THEIR देयर मतलब होता है उनका, और THERE देयर मतलब होता है वहां।
तो उनका में अपनापन है, वहां में अपनापन नहीं है, वो अलग चीज है, वो दूसरा शब्द ही है। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, जो भी पूछ रहा है मुझसे, मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये गुनाह मत कीजिएगा, ठीक है? ये एकदम याद रखिएगा, THERE, ये देयर मतलब होता है वहां। तो अगर आप कहती हैं मेरे घर वहां है, माई हाउस इज देयर, THERE, ठीक है, वहां है। और उनका, यह घर उनका है, दिस हाउस इज देयर्स, THEIRS। आप समझ में आया? ठीक है, अब कल मिलते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, फिर से एक बार शिवरात्रि की शुभकामनाएं।